दोस्तों आज की वीडियो मौर्य साम्राज्य। इसमें हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी देखेंगे। ठीक है, और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। सबसे पहले मौर्य काल के बारे में का जो समय है उसको देख लेते हैं। तो उसका जो समय है 223 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा यह ईसा पूर्व में है, से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, यह जो काल है 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक, इसमें 3 शासक थे। पहला शासक अशोक, पहला कौन है? अशोक। दूसरा बिंदुसार, बिंदुसार। और तीसरा, सॉरी गलत हो गया, अशोक नहीं है, यहाँ है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा जो है अशोक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मौर्य काल का जो मौर्य संस्थापक की बात करें तो संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त की स्थापना की गई है। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मतलब इस सिंहासन तक पहुँचे थे। उस समय के शासक घनानंद, बात करें घनानंद की तो सबसे क्रूर अत्याचारी शासक हुआ करता था। ठीक है, घनानंद के द्वारा ही चाणक्य का अपमान हुआ। चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि मैं घनानंद को पराजित करके इसके राज्य को ख़त्म करके एक नए राज्य की स्थापना करवाऊंगा या करूंगा। ठीक है, तो चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त के माध्यम से घनानंद को पराजित किया गया। पराजित करने के बाद वहाँ से मौर्य वंश की स्थापना हुई। इस वजह से मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, और बात करें चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 चांदी के सिक्के द्वारा खरीदे थे। ठीक है, और चांदी के सिक्के को उस समय क्या कहा जाता था? कांसा पर्ण कहा जाता था। ठीक है, एक कांसा पर्ण जो है ना मौर्य काल की, किस काल की? मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को उनके गुरु चाणक्य द्वारा सहायता की मदद से उन्होंने राज्य सिंहासन पाया, और चाणक्य द्वारा 1000 चांदी के सिक्के और चांदी के सिक्के को कांसा पर्ण कहा जाता था, जो मौर्य कालन की राजकीय मुद्रा हुआ करती थी। ठीक है, अब ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जानकारी के स्रोत के बारे में देखें। जानकारी के स्रोत, तो जो जानकारी के स्रोत हैं अर्थशास्त्र, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्थशास्त्र। यह किसके लिए गद्य है? यह है, इसके लेखक जो हैं यही चाणक्य, जिनको कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है, और चाणक्य इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, यह इनकी अर्थशास्त्र बुक है। ठीक ना। अब बात करें, ये तो मौर्य काल की बात जो हुई थी, जिसका काल समय था 323 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें 3 शासक थे। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। अब केवल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासनकाल जो था 323 ईसा पूर्व, मतलब मौर्य वंश के संस्थापक समय से लेकर के 298 ईसा पूर्व, यह केवल चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक जो सिकंदर है, भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक सिकंदर, ठीक है, उस समय हुआ करता था।
भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक सिकंदर। उस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, और चंद्रगुप्त चाणक्य की मदद से सिकंदर को पराजित किया। पराजित क्या किया कि मतलब भारत में एंट्री नहीं होने दी, ठीक है। और चंद्रगुप्त को सिकंदर को पराजित करने के बाद उनका एक नाम पड़ा, ठीक है, मुक्तिदाता। क्या नाम पड़ा? मुक्तिदाता। मतलब भारत का प्रथम मुक्तिदाता। प्रथम मुक्तिदाता की अगर बात करें तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि विदेशियों से मुक्त कराया था, विदेशियों से मुक्त कराया था। यह जो सिकंदर है ना, यह भी एक विदेशी हुआ करता था, ठीक है। विदेशी से मुक्त कराने की वजह से इसे मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो चाणक्य थे। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, ठीक है। यह पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त को अन्य नाम से भी जाना जाता था। अन्य नाम क्या था? सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस इन नामों से जाना जाता था, ठीक है। अब आगे बात करें तो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय घनानंद भारत पर शासन कर रहा था। चाणक्य, बात करें चाणक्य की तो चाणक्य के कहने पर घनानंद सिकंदर को रोकने का प्रयास नहीं किया। और ये चाणक्य जानते थे कि सिकंदर जब भारत में एंट्री करेगा तो काफ़ी नुकसान होगा। सिकंदर को विश्व विजेता का नाम भी दिया जाता है, विजेता का नाम भी दिया जाता है। आया था तूफान की तरह, ठीक है। इतिहासकारों द्वारा कहा गया था कि सिकंदर आया था तूफान की तरह और चला गया आंधी की तरह। मतलब आया तूफान की तरह, आया तो था भारत को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, जीतने के लिए, तबाह करने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ। चाणक्य की कूटनीति के द्वारा जो सिकंदर है भारत में सफल नहीं हो सका, ठीक है। इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अभी बात करें सिकंदर ने एक युद्ध लड़ा था जिसे झेलम का हाइडेस्पी का युद्ध जिसे कहते हैं, हाइडेस्पी का जो युद्ध है उसको कहा जाता है, ठीक ना। और यह किसके साथ लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस, पूर्व देश के सिकंदर और पोरस इनके बीच लड़ा गया था, ठीक है। यह दो नदियों के बीच में लड़ा गया था। यहाँ पर पुरु राज्य था, पुरु राज्य का जो शासक था वह पोरस था, ठीक है। और जब ये युद्ध हुआ होने के बाद भारत में एंट्री करना चाहा तो ब्यास नदी को सिकंदर के सैनिकों ने पार नहीं कर पाए और मना कर दिया पार जाने से भारत के, और वह सिकंदर वापस लौट गया, ठीक है। और लौटने में चाणक्य की भी कूटनीति शामिल थे। उसका एक सेनापति सेल्यूकस निकेटर हुआ करता था जो नौसेना का प्रमुख था। सिकंदर के सैनिक में नौसेना का प्रमुख था और वह इनकी चालाकी को समझा और वह सिकंदर के साथ न जाकर के भारत में फिर से इसने आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका सामना किया और सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद इसकी एक पुत्री थी हेलेना, जिससे इन्होंने शादी किया। मतलब सेल्यूकस निकेटर विदेशी हुआ और हेलेना से जो उसकी पुत्री थी शादी किया। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि
भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह की अगर बात करें तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच। आगे चले तो यहाँ पर उस समय सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को, अगर हम बात करें तो दहेज में 4 राज्य दिया था। दहेज में 4 राज्य दिया था, जिसमें पहला राज्य था काबुल, कंधार, तीसरा बलूचिस्तान और चौथे राज्य की बात करें तो वह हेरान था। ठीक है, और साथ ही साथ एक राजदूत भी भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, मतलब इन्होंने 2 चीज़ दिया। पहली बात तो 4 राज्य दिए थे और एक राजदूत दिया था जिसका नाम मेगास्थनीज मिलता है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार दिया था निकेटर को। किसको? सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिया था। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम मेगास्थनीज का। किसका? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज की बात करें तो इसकी एक रचना है जो काफ़ी एग्जामों में पूछी गई है, इंडिका। ठीक है, पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है वह किसके शासनकाल में आया था भारत में राजदूत के रूप में? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी बात करें तो मेगास्थनीज का जो रचना है वह है इंडिका। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो 312 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के शासन में एक 12 साल का अकाल पड़ा। ठीक है, अकाल पड़ने के कारण बहुत नुकसान हुआ और 300 ईसा पूर्व मतलब 12 साल बाद, ठीक है, 12 साल बाद प्रथम जैन संहिति के संस्थापक, प्रथम जैन संहिति का जो आयोजन हुआ था वह चंद्रगुप्त मौर्य के ही काल में हुआ था। यह हम पहले वीडियो में पढ़ाए हैं कि प्रथम जैन संहिति का जो आयोजन है किसके शासनकाल में हुआ था? वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अभी आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो प्रथम जैन संहिति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष। प्रथम जैन संहिति का जो आयोजन हुआ था वह चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और जब सूखा पड़ा तो सूखा पड़ने से काफ़ी नुकसान हुआ और एक क्वेश्चन अच्छा सा बनता है कि सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त और मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र के जो गवर्नर हुआ करते थे, सौराष्ट्र जो गुजरात प्रांत इस समय बोला जाता है, सौराष्ट्र के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर को उन्होंने आदेश देकर के, जिसका नाम था पुष्पगुप्त वैश्य उसका नाम था। ठीक है, इनको आदेश देकर के एक झील का निर्माण करवाया जिस झील का नाम है सुदर्शन झील। क्या नाम है? सुदर्शन झील। ठीक है, और क्यों किया था इस झील का निर्माण? क्यों किया था? इसका प्रमुख उपयोग था सिंचाई के लिए, सिंचाई हेतु इस झील का निर्माण कराया गया था। और सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई हेतु प्लस क्यों किया गया था? तो हमने बताया था कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। ठीक है, अकाल की दुर्घटना देखते हुए उन्होंने किसानों के लिए इस झील का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी बात करें जैन मुनि की, हम बात कर रहे थे कि प्रथम जैन संहिति जो हुई थी, प्रथम जैन संहिति वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी, गुप्त मौर्य के काल में हुई थी। और अध्यक्ष की बात करें भद्रबाहु
और स्थूलभद्र दोनों लोग उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम जैन संहिता के प्रशासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष भद्रबाहु और स्थूलभद्र थे। तो वे मतलब चंद्रगुप्त की बात किया जा रहा है। चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। कहाँ गए? कर्नाटक। कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है श्रवण बेलगोला। ठीक है, यहाँ पर चले गए और यहाँ पर जाने के बाद उन्होंने तपस्या भी की। और एक पद्धति होती है संलेखना पद्धति। इस पद्धति के द्वारा इन्होंने अपना देह त्याग दिया, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, और यह जो मृत्यु की प्राप्ति हुई थी इनको एक पहाड़ी पर हुई थी। ठीक है, पहाड़ी पर हुई थी। उस पहाड़ी का नाम अभी भी उल्लेखित है, चंद्रगिर पहाड़ी। यह पहाड़ी उल्लेखित है। मतलब बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, वहाँ पर एक पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है चंद्रगिर पहाड़ी। चंद्रगिर पहाड़ी क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। और मृत्यु को प्राप्त करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? संलेखना पद्धति। ठीक है, संलेखना पद्धति के द्वारा मृत्यु की प्राप्त की थी। ठीक है, अच्छा, अब चंद्रगुप्त के बाद बात करते हैं उनका पुत्र बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार, ठीक है, पिता की बात करें तो बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य। माता का जो नाम मिलता है वह है दुर्धरा। अभी हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पत्नी थी हेलेना, लेकिन यहाँ पर दुर्धरा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त की कई पत्नियां हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से दुर्धरा का एक प्रतापी पुत्र हुआ करता था, बिंदुसार। ठीक है, और इसी बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद बिंदुसार ने शासन प्रणाली को संभाला। और इसी बिंदुसार का उपनाम भी उल्लेखित मिलता है। उपनाम यूनानियों के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा दिया गया था, और वह नाम था अमित्रघात। अमित्रघात मतलब दुश्मनों को खा जाने वाला, दुश्मनों को खा जाने वाला। ठीक है, यह नाम मिला। अब बिंदुसार के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, मिलती है, और इसके द्वारा कोई विशेष कार्य भी नहीं किया गया था। ठीक है, यह केवल राज्य प्रशासन को संभालने का काम किया, और यह ऐसा शासक था, प्रथम सिजेरियन शासक। सिजेरियन शासक का मतलब होता है कि ऑपरेशन से पैदा हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन से पैदा हुआ था। ठीक ना। अब बात करेंगे मौर्य वंश का बहुत ही प्रतापी राजा अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक का जो कालक्रम था 273 ईसा पूर्व था। ठीक है, पिता का नाम था बिंदुसार, उसके पिता थे, और माता का नाम था सुभद्रागिरी। ठीक है, माता का नाम, पिता, और ये शासन क्रम है। ठीक है, कुछ बातें हम फिर से बता दें कि तीनों शासकों में अगर पहले शासक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की जो जैन धर्म का मानने वाला था, जैन धर्म को मानने वाला था। दूसरे शासक बिंदुसार की बात करें तो वह आजीवक धर्म को मानने वाला था, आजीवक धर्म को मानने वाला। और तीसरे और अंतिम प्रतापी शासक अशोक के बारे में बात करें तो अशोक दो धर्मों के बीच में फंसा था। पहला था शैव धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म। शैव जो धर्म था वह उसका अनुयायी था। ठीक है, और बौद्ध धर्म का उपासक था। क्या था? उपासक। अनुयायी शैव धर्म का था और उपासक बौद्ध धर्म का था। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं अशोक के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिहली अनुश्रुतियाँ, सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार, ये सिंहली क्या है? सिंहली द्वीप, एक नाम सुना होगा, सिंहली द्वीप। इस सिंहली द्वीप का वर्तमान नाम श्रीलंका है। क्या नाम है? श्रीलंका। ठीक है, मतलब वहाँ पर लिखी गई अनुश्रुतियों कहानियों के अनुसार जो अशोक है ना, अशोक ये काफ़ी खतरनाक आदमी हुआ करता था। उसने अपने 99 भाई को मार डाला। ठीक है, 99 भाई की मृत्यु कर दी और अपने एक सगे भाई, केवल एक सगे भाई जिसका नाम मिलता है तिस्य, क्या नाम मिलता है? तिस्य को छोड़ा, बाकी 100 भाइयों में से 99 भाई को मार दिया। आई बात समझ में? इसी वजह से अशोक के प्रारंभिक जीवन को, ठीक है, अशोक के प्रारंभिक जीवन को, प्रारंभिक ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जीवन की बात किया जा रहा है। तो उस जीवन को उन्होंने चंडा शोक का नाम दिया, चंडा शोक, जिसने 99 भाइयों की हत्या कर दी। ठीक है, और दूसरा नाम मिलता है कामाशोक, कामाशोक। कामाशोक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने ज़्यादातर जीवन अपने काम वासना में बिताया, मतलब अत्यधिक शादियाँ की। ठीक है, शादियाँ अधिक की। ठीक है, इस तरह से अशोक का प्रारंभिक जीवन इन उपनामों से चलता है। ठीक है, और इसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और यह कलिंग के युद्ध के बाद अशोक का जो जीवन है ना, काफ़ी बदल गया। उसने सारी अहिंसाओं को त्याग दिया और मनुष्य की सहायता में लग गया। वह अनेक प्रकार के मानव हित के लिए अनेक कार्य किए। ठीक है, अच्छा अब बात करें कलिंग युद्ध का, तो पहला पॉइंट नोट करिएगा कि यह जो युद्ध है ना, अपने राज्याभिषेक किस समय, राज्याभिषेक से 8 वर्ष बाद ही लड़ लिया, 8वें वर्ष लड़ा। ठीक है, जब राज्याभिषेक हुआ उसके 8 वर्ष बाद ही उसने कलिंग युद्ध को लड़ा, और 261 ईस्वी में, 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध के समय की 261 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कलिंग युद्ध का जो उल्लेख मिलता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है उल्लेख के बारे में, कि यह कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो वह अशोक ने स्वयं अपने 13वें अभिलेख, किस अभिलेख की बात कर रहे हैं? 13वें अभिलेख, वो भी शिलालेख में किया। शिलालेख में किया, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 13वें जो शिलालेख है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, और यह किसके द्वारा? अशोक ने स्वयं इससे उल्लेख को किया। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक और है अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। अभिलेख कलिंग का शासक जो हुआ करता था, कलिंग के जो राजा है उस शासक का नाम था, हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग के जो शासक थे उनका नाम था नंदराज। नंदराज के मध्य हुआ था, मतलब नंदराज वर्सेस अशोक, इन दोनों के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। और इस मृत्यु को देखने के बाद अशोक का जो हृदय है परिवर्तित हो गया। उसने अहिंसा को त्याग करके केवल हिंसा
अहिंसा को त्यागा नहीं, हिंसा को त्यागा, हिंसा को त्याग करके अहिंसा की तरफ चल पड़ा। ठीक है, उन्होंने हत्या करना छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया, मानव हित के लिए अनेक कार्य किए, जैसे रास्तों पर पेड़ लगवाए ताकि कोई राहगीर चले तो उसको छाया मिल सके। ठीक है, जलाशय का काम किया। ठीक है, पानी पिलाने के लिए जगह जगह स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई। अहिंसा को छोड़ दिया, सॉरी हिंसा को छोड़ करके अहिंसा की तरफ चल दिया। ठीक है, काफ़ी उसका हृदय परिवर्तित हो गया। और बात करें पांचवें पॉइंट की बात करें तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने रणघोष और धम्मघोष रणघोष और धम्मघोष को त्याग दिया। सॉरी, रणघोष को त्याग करके, रणघोष का मतलब होता है युद्ध को त्याग करके, हिंसा को त्याग करके कहाँ चला गया? धम्मघोष की तरफ। किसकी तरफ? धम्मघोष की तरफ। ये धम्मघोष क्या है? मतलब धर्म की राह पर चल पड़ा, धर्म की राह पर चल पड़ा। आई बात समझ में? अशोक ने रणघोष को त्याग दिया, युद्ध और हिंसा की रास्ते को त्याग करके धम्मघोष की तरफ चल पड़ा। ठीक है, अच्छा, और मुख्य पॉइंट की बात करें तो अशोक के दूसरे व सातवें स्तंभ में, किस स्तंभ की बात कर रहा है? दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में। ठीक है, स्तंभ लेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। किसका? धम्म का उल्लेख मिलता है कि रणघोष को छोड़ करके धम्मघोष का जो उल्लेख है वह कहाँ मिलता है? तो दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है, अगर धम्मघोष की परिभाषा की बात करें, मतलब धर्म की राह की बात करें, तो केवल जो परिभाषा है ना वह सातवें अभिलेख में मिलती है। मतलब धम्म की जो परिभाषा है, धम्मघोष की जो परिभाषा है ना, वह केवल सातवें अभिलेख में मिलती है। ठीक है, अच्छा, और बात करें एक पॉइंट की जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, वह है कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक है एक राजा तरंगिणी। राजा तरंगिणी, मतलब राज तरंगिणी जो है ना कल्हड़ द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इस पुस्तक में अशोक ने, इस पुस्तक में लिखा गया है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी पुस्तक में अशोक ने क्या लिखा गया है? कल्हड़ में कल्हड़ द्वारा अशोक ने झेलम के किनारे, झेलम के किनारे श्रीनगर की स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, आई बात समझ में? अशोक ने झेलम के किनारे श्रीनगर की स्थापना की, मतलब अशोक द्वारा एक नगर बसाया गया जिसका नाम था श्रीनगर। इसका उल्लेख राज तरंगिणी में मिलता है और राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। ठीक है, कल्हड़ जी हैं। और राज तरंगिणी की बात किया जाए, केवल राज तरंगिणी की बात किया जाए तो जो राज तरंगिणी है ना, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और इस ग्रंथ में इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इतिहास को क्रमबद्ध किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो वह है राज तरंगिणी। ठीक है, क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया है, लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यहाँ से राज तरंगिणी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी लिखी गई थी और इस राज तरंगिणी का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है माना जाता है, वो भी भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है।
और इसमें इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया जाता है। और साथ ही साथ यह भी क्वेश्चन बनता है कि इस राजतरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है। तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। किसका? कश्मीर का। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे चलें तो अशोक ने अपने पुत्र को और एक पुत्री, मतलब 2 बच्चों को, पुत्र की बात करें तो महेंद्र नाम मिलता है, और पुत्री की बात करें तो संघमित्र। क्या नाम मिलता है? संघमित्रा नाम मिलता है, मित्रा। पुत्र की बात करें तो महेंद्र, और पुत्री की बात करें तो संघमित्रा। इनको कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। उस समय श्रीलंका का क्या नाम है? अभी पीछे हम बताए थे। ठीक है, श्रीलंका किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और बात करें, अशोक जो है ना बौद्ध धर्म का उपासक था। ठीक है, और जो शिक्षा की बात करें, अशोक को शिक्षा दिया गया था निग्रोथ नामक भिक्षु द्वारा। ठीक है, उसके बाद निग्रोथ के बाद एक और भिक्षुक है जिनका नाम मिलता है उपगुप्त। ठीक है, इनके द्वारा शिक्षा दिया गया। प्रथम शिक्षा की बात निग्रोथ भिक्षु द्वारा दिया गया था, और इसके बाद उपगुप्त द्वारा दिया गया था। और बाद में अंत में बात करें तो अशोक के समय एक बौद्ध संहिता हुई थी। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संहिता कई बार बता चुके हैं आपको। 255 का उल्लेख मिलता है, चाहे 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी। और उस समय के 2 अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। ठीक है, अब अशोक मोगलीपुत्र तिस्य के साथ या फिर मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा इनकी संगत में आकर के अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध भिक्षु बन गया। क्या बन गए? बौद्ध भिक्षु। अशोक मोगलीपुत्र तिस्य के ज्ञान द्वारा बौद्ध भिक्षु बन गए। ठीक है, भिक्षु बन गए। ठीक, चलिए, इस तरह यह तो अशोक के जीवन की ऐतिहासिक घटनाएं थी। अब बात करते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कालीन कला के बारे में। ठीक है, तो आपको पहले बता दें कि अशोक के शासनकाल को अभिलेखों का शासनकाल कहा जाता है। अभिलेख, उस समय सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के शासनकाल में ही निर्माण किए गए थे। ठीक है, अच्छा, अब अभिलेख में अगर हम चलें कहाँ पर? अभिलेख की तरफ, तो खोज जो हुई थी प्रथम अभिलेख की, ध्यान से देखिए। पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा द्वारा श्रीलंका गए, और किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, अशोक को जो शिक्षा प्रदान की गई थी सबसे पहले निग्रोथ नामक एक बौद्ध भिक्षु द्वारा दिया गया था। इसके बाद उपगुप्त, ज़्यादातर उल्लेख इन्हीं का मिलता है कि अशोक को किस बौद्ध भिक्षु द्वारा शिक्षा प्रदान की गई थी, तो वह उपगुप्त का नाम मिलता है। ठीक है, अगर बात करें हम अगले पॉइंट की तरफ, तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी। यह बताया गया है, कई बार बताए हैं आपको, 255 ईसा पूर्व या 250 ईसा पूर्व में यह हुई थी।
स्थान की बात करें तो पाटलिपुत्र में यह हुआ था। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे ना वह तिस्य थे। ठीक है, तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य। अब मोगली पुत्र तिस्य के ही संपर्क में आने के कारण अशोक बौद्ध भिक्षु बन गए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह अशोक के जीवन की घटनाएं थी और मौर्यकालीन ये प्रमुख घटनाएं थी। इसके बाद चलते हैं हम मौर्यकालीन कला की तरफ, कि मतलब मौर्य काल में कौन कौन सी कलाओं का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अशोक के समय शासनकाल को अभिलेख का शासनकाल कहा जाता है। उस समय सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के समय में ही निर्माण किए गए थे। मौर्यकालीन कला के बारे में देखें तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अभिलेखों की तरफ चलते हैं। तो अभिलेख की जो खोज हुई थी 1750 ईस्वी में हुई थी, ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1750, मतलब आधुनिक समय में इसका खोज हुई थी। ठीक है, खोजकर्ता की अगर बात करें, अशोक की खोजकर्ता की बात करें तो उनका नाम है टी फैंथेलर। टी फैंथेलर के द्वारा अभिलेख की खोज की गई थी। और किस अभिलेख की खोज की गई थी यह इम्पोर्टेंट है। तो वह है प्रथम खोज अभिलेख जो है दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज की गई थी। ठीक है, इन अभिलेखों को अगर बात किया जाए पढ़ने की, अभिलेखों को पढ़ना भी ज़रूरी था कि आखिर लिखा क्या गया है। तो जो पढ़ा गया ना अभिलेख, उसको पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेस नाम मिलता है। जेम्स प्रिंसेस के द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ा गया। किस अभिलेख को पढ़ा गया? तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, अगर हम इन अभिलेख की लिपि की बात करें तो यह लिपि थी ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ये चार आपकी लिपि में अभिलेखों को लिखा गया था। और भाषा की बात करें, किसकी बात करें? भाषा की, तो यह जो भाषा प्राकृतिक भाषा थी, उस समय की भाषा प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं शिलालेख के बारे में। बृहद शिलालेख बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इससे। बड़े एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट ज़्यादातर दिखते हैं। ठीक है, शिलालेखों में अगर हम बात करें तो चलिए अगला पेज थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। शिलालेख किस तरह का यह शिलालेख है? यह है बृहद शिलालेख। ठीक है, बृहद शिलालेखों की जो संख्या है वो 8 है। कितनी संख्या है? 8। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बृहद शिलालेखों की जो संख्या है वह 8 है। ठीक है, पहले शिलालेख की बात करें तो वह है शाहबाजगढ़ी, पहला शिलालेख। दूसरे शिलालेख की बात करें तो मानसेरा। तीसरा कालसी। चौथे की बात करें सोपारा। ठीक है, पांचवा शिलालेख है आपका हर्रे मुड़ी। छठवां शिलालेख जोगढ़। सातवां जो शिलालेख है वह है धौली, यह शिलालेख है। अब स्थान की बात करें तो यह ध्यान रखिएगा, यह जो शिलालेख पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। इसकी भाषा जो है ना खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। भाषा नहीं, लिपि की अगर बात करें तो वह खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। ठीक है, शाहबाज और मानसेहरा दो पाकिस्तान में स्थित हैं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। कालसी
बाकी ये देख रहे हैं आप, यह ये दो खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी और यह जो बाकी हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, एक को छोड़ करके, इसको छोड़ करके यह ब्रुष्टोफेदन लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? ब्रुष्टोफेदन लिपि में लिखी गई है। स्थान की बात करें तो देखिए, कालसी जो है ना उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। सोपारा, नाला सोपारा का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ पर एक शिलालेख मिलता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हर्रे मूड़ी, यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। शिलालेख के साथ साथ स्थान का भी नाम पूछ सकता है। जोड़र उड़ीसा में है। एक छूट रहा है आपका, 7वां के बाद 8वां की बात करें, गिरनार। गिरनार जो है गुजरात में है और धौली जो है वह उड़ीसा में है। ठीक है, जोगढ़ उड़ीसा, गिरनार, धौली ये भी दोनों, जोगढ़ भी उड़ीसा में है, धौली भी उड़ीसा में है, गिरनार जो है गुजरात में। इस तरह से आपका बृहद शिलालेखों में 8 संख्या मिलती है और इनका नाम ये है। आगे चलें तो आपको, यह तो शिलालेख था, अब आगे आपको मिलेगा स्तंभ लेख के बारे में। दूसरा जो है स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की जो संख्या है वह 7 है। टोटल संख्या कितनी है? 7 है, लेकिन यह केवल 6 स्थान पे ही स्थित है। स्थान कितने हैं? 6। ठीक है, पहला बात करें दिल्ली टोपरा, सॉरी दिल्ली मेरठ। ठीक है, सबसे पहले खोजा गया यही है, दिल्ली मेरठ। पहले यहाँ पर रखिएगा, यह इस 2 हिस्सों में बांटा गया, पहले दिल्ली है, दूसरा मेरठ है। मतलब पहले यह स्तंभ लेख मेरठ में था, लेकिन अब कहाँ पर है? दिल्ली। इधर से चलेंगे, मेरठ में था, दिल्ली में हो गया। दूसरा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, पहले टोपरा में था, अब दिल्ली में हो गया। तीसरा लौरिया, लौरिया अर्राज। चौथा है लौरिया नंदगढ़। पांचवा की बात करें तो रामपुरवा, रामपुरवा। छठवां की बात करें तो प्रयाग कौशाम्बी। ठीक है, प्रयाग कौशाम्बी। इस प्रकार से यह 6 स्थानों पर 7 अभिलेख मिले। ठीक है, यह दोनों फिरोज शाह तुगलक द्वारा, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली और टोपरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। अगर हम 3 से 5 की बात करें, लौरिया, रामपुरवा आदि, यह जो स्तंभ लेख है बिहार के चंपारण जिला में है। बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, प्रयाग कौशाम्बी आपका नाम, यह यूपी में है, यूपी में। ठीक है, यह अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में गढ़वा दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में गढ़वा दिया गया। पहले कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से इलाहाबाद, मतलब प्रयाग, अब तो नाम बदल गया, इलाहाबाद कौशाम्बी था। ठीक है, तो कौशाम्बी से प्रयाग लाने का काम किनके द्वारा किया गया था? अकबर द्वारा। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट छूट रहा है जिसमें हम बात करें लघु स्तंभ लेख का। लघु स्तंभ लेख की बात करें तो यहाँ से इसमें भी 5 स्तंभ लेख हैं। पहला स्तंभ लेख है सांची। सांची का स्तूप जो है ना वो ये एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और दूसरा जो है सारनाथ, सारनाथ यूपी वाराणसी में। ठीक है, और कौशाम्बी, कौशाम्बी यह भी यूपी में है। तीसरा, ये चौथा की अगर बात करें सम्मीन देई, सम्मीन देई
और पांचवा लास्ट है आपका निगला सागरी। ये दोनों जो है ना, निगला सागरी और संबंधी नेपाल में है। इस तरह से आपका लघु स्तंभ ध्यान रखिएगा, यह लघु स्तंभ 5 है, ठीक है। स्तंभ लेख भी 7 हैं, बट वो स्थान 6 है। बात किया जाए यहाँ पर, ध्यान से रखिएगा, जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, सारनाथ यूपी में है। और कुछ इंपॉर्टेंट बात करें सारनाथ स्तूप के बारे में, तो सारनाथ लेक आधुनिक भारत का प्रतीक लिया गया है। सारनाथ जो अभिलेख है ना, यहाँ से आधुनिक भारत का प्रतीक, आधुनिक भारत का प्रतीक लिया गया है, ठीक है। आगे चलें तो आधुनिक भारत प्रतीक में इसके फलक पर 4 सींग हैं। कितने सींग हैं? 4 सींग हैं। और अन्य जानवर भी हैं। अन्य जानवर की अगर बात करें तो हाथी है, घोड़ा, हाथी घोड़ा, ठीक है। दूसरा बैल और सिंह, ठीक है। ये 4 अन्य जानवर हैं। और 4 शेर जो हैं वह उसके फलक पर हैं। चारों दिशाओं में मुंह है उनका। बात करें तो चारों दिशाओं की तरफ मुंह है, ठीक है। चारों दिशाओं को प्रतीत करते हैं। अब बात करें कि एक अशोक चक्र है जिसमें टोटल 32 तीली है। कितनी तीली है? 32 तीली है, ठीक है। और जो भारतीय प्रतीक में केवल 24 तीली ही लिया गया है। और वैसे तो रियल में बात करें तो अशोक के चक्र में 32 तीली हैं, लेकिन प्रतीक चिन्ह में केवल 24 तीलियों को ही लिया गया है, ठीक है। 24 जो तीली हैं, ठीक है, एक केवल 24 तीली 24 लगातार घंटों को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए फिर से हम इस पेज को स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो मौर्य साम्राज्य का जो शासनकाल है ना, वह 323 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185। उसमें 3 प्रमुख शासक हैं, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक। संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। और ये चंद्रगुप्त चढ़क की सहायता से 1000 चांदी के मुद्रा सिक्कों द्वारा खरीदा गया था। और चांदी के सिक्कों को कासा पड़ कहा जाता है, ठीक है। जानकारी की जो स्रोत है ना, वह अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है, ठीक है। लेखक कौटिल्य इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आगे देखें तो यहाँ पर मिलेगा सिकंदर के बारे में बताया। सिकंदर एक यूनानी शासक था जो भारत पर आक्रमण किया था, और वह चंद्रगुप्त के ही समय था, ठीक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य की सहायता से ही सिकंदर को भारत देश में दाखिला नहीं किया गया। बात करें सेल्यूकस निकेटर की, तो यह सिकंदर का ही राजदूत था। राजदूत नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सेनापति हुआ करता था। चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से हुआ, ठीक है। यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त और हेलेना का है, ठीक है। विवाह में सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में 4 राज्यों को दिया था, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरान। और साथ में अपना एक विदेशी राजदूत चंद्रगुप्त को सौंपा था। विदेशी राजदूत नहीं, ये तो भारत के लिए विदेशी था, बट वो अपना एक भारत को राजदूत दिया था जिसका नाम था मेगस्थनीज। जिसकी एक पुस्तक है इंडिका, ठीक है। क्या पुस्तक का नाम है? इंडिका, ठीक है। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इन्होंने 500 हाथी निकेटर को दान में गिफ्ट में दिया था, ठीक है। मेगस्थनीज की रचना इंडिका अभी बताए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 312 ईस्वी पूर्व में 12 वर्ष की अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य जैन संहिता का आयोजन हुआ था, ठीक चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में। सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्पगुप्त की आदेश दे करके सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, और सिंचाई के लिए, ठीक है। प्रथम जैन संहिता की बात करें तो चंद्रगुप्त के ही शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष उसमें भद्रबाहु और स्थूलगम, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक में ही उन्होंने लेखना पद्धति के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त किया। और जिस पहाड़ी पर उन्होंने मृत्यु को प्राप्ति किया था, उस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पहाड़ी का नाम आज भी उल्लेखित है। अब अगले शासक बिंदुसार की बात करते हैं। तो पिता चंद्रगुप्त मौर्य और माता दुर्धरा थी। उपनाम यूनानियों के द्वारा अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित घात का मतलब होता है दुश्मनों को खा जाने वाला या ऐसा शासक था। बट इसके शासनकाल में बहुत विशेष घटनाएं उल्लेखित नहीं मिलती हैं। इन्होंने केवल अपने राज्य को संभाले रखा, ठीक है। और इसका जो उल्लेख है प्रथम सिजेरियन शासक के रूप में भी मिलता है, ठीक है। मतलब ऑपरेशन द्वारा पैदा होने वाला प्रथम शासक। अशोक के बारे में बात करें तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 273 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ था। जो पिता है, उनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रगानी था, ठीक है। शीली अनुसूचियों के अनुसार अशोक 99 भाइयों को अपने मृत्यु के घाट उतार दिया था।
99 भाइयों को, और 99 भाइयों को ही मृत्यु के घाट उतारने की वजह से इसे क्या कहा गया, इसका नाम दिया गया चंडशोक। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वह जैन धर्म को मानने वाला था। और बिंदुसार की बात करें तो वह आजीवक धर्म को मानने वाला था। ठीक है। और अशोक की बात करें तो यह बौद्ध धर्म और सर्व धर्म दोनों को मानने वाला था। ठीक है। और अशोक के प्रारंभिक जीवन को चंडाशोक और कामाशोक नाम दिया जाता है। कलिंग युद्ध की बात करें तो यही कलिंग युद्ध के द्वारा ही अशोक हिंसा को त्याग दिया। पहला बात करें तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही 261 ईसा पूर्व में ही यह युद्ध हुआ था। इसकी उल्लेख जो मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। हाथी गुम्बा अभिलेख में शासक नंदराज के साथ कलिंग युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख मिलता है। हिंसा को त्याग करके इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में परिवर्तन ला दिया, और लाने के बाद उन्होंने रणघोष को त्याग करके धर्मघोष को अपनाया। धर्मघोष का मतलब होता है धर्म की राह पे चलना, और रणघोष का मतलब होता है युद्ध की नीति को अपनाना। लेकिन यह युद्ध की नीति को छोड़ दिया। ठीक है। और दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धर्मघोष का उल्लेख मिलता है, और 7वें जो अभिलेख है ना उसमें केवल धर्मघोष की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। इस तरह से आगे चलते हैं तो कल्हड़ की जो राज तरंगिणी है उसमें अशोक के द्वारा एक नगर की स्थापना की गई थी, जिस नगर का नाम था श्रीनगर। ठीक है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ ही माना जाता है किसको, राज तरंगिणी को। इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया गया, किसमें, राज तरंगिणी में। राज तरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। बात करें अशोक के एक पुत्र और पुत्री मतलब 2 महेंद्र और संगीता द्वारा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया। ठीक है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो प्रथम शिक्षक थे उनके निग्रोध बौद्ध भिक्षु थे। और बात करें द्वितीय जो सबसे प्रमुख बौद्ध भिक्षु का उल्लेख मिलता है उनका नाम था उपगुप्त। ठीक है। अशोक द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र से, मोगलीपुत्र के ही साथ होने के कारण अशोक का जो जीवन है बौद्ध भिक्षु के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। सब चलते हैं मौलकालीन कला के बारे में। तो उस समय जो कला है ना अभिलेख, उसमें जो प्रमुख कलाकृतियों का उल्लेख मिलता है जिसे अभिलेख नाम देते हैं। अभिलेख की जो खोज हुई थी 1750 ईस्वी पूर्व में हुई थी, सॉरी इसी पूर्व नहीं ईस्वी में हुई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1750 ईस्वी में। ठीक है। खोजकर्ता का नाम है टी फेंटलेयर। ठीक है। जो प्रथम अभिलेख की खोज हुई थी उस अभिलेख का नाम है दिल्ली मेरठ अभिलेख, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रथम जो खोज हुई थी वह दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज हुई थी, टी फेंटलेयर के द्वारा हुई थी 1750 ईस्वी में। ठीक है। जो पढ़ा गया जो प्रथम अभिलेख है वह दिल्ली टोपरा अभिलेख है। वह किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। काफ़ी बार क्वेश्चन बने हुए हैं। लिपि की बात करें तो लिपि ब्राह्मिक, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 लिपियों में लिखा गया था। भाषा प्राकृत भाषा थी। बृहद शिलालेख देखते हैं तो बृहद शिलालेखों की संख्या जो 8 है। शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, सोपरा, हर्रीमुड़ी, जोगड़, धौली और गिरनार, ये आपके 4 शिलालेख हैं। ठीक है। और यहाँ पर बात करें स्तंभ लेखों की, स्तंभ लेख भी 7 हैं लेकिन 6 स्थानों पर मिलते हैं। कौन कौन से स्थान, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लौरिया असराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। ठीक है। और एक प्रयाग कौशाम्बी अभिलेख, ये मतलब ये 4 ये स्तंभ लेख हैं, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो था ना वो बृहद शिलालेख है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, यह शिलालेख है, यह स्तंभ लेख है। और एक यह वाला जो है लघु स्तंभ लेख इसे मिलता है। ठीक है। जिसमें सांची का स्तूप है, सारनाथ, कौशाम्बी, समीनदेही और निगला सागरी, यह जो 5 स्तंभ लेख मिलते हैं जो लघु की श्रेणी में आते हैं। इनमें जो आधुनिक भारत का जो प्रतीक है ना सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 4 सिंह और 4 जानवर मिलते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, 4 प्रकार के जानवर हैं। ठीक है। सारनाथ के जो तीली है ना, चक्र जो तीली है वहाँ पे स्थित है, 32 तीली हैं, बट इसमें मौजूद प्राचीन प्रतीक में केवल 24 तीली का ही लिया गया है। इस प्रकार से हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उसको आप ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी आपको गलत लगे उसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इस अध्याय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें।